नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको वक्त से पहले बताया कि 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी हालात के हवाले से 7 से 9 बजे जारी है। ये उसका सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में बड़ा डिस्टिंग्विश पॉलिटिकल पैनल मेरे साथ होगा। बहुत सी बड़ी गैर मामूली, बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट्स हमारे सामने हैं। जब एक ब्रीफिंग भी की गई उस एक डिस्पैच और कम्युनिके के हवाले से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कंट्री ने पाकिस्तान की हुकूमत को कन्वे किया है अपना शदीद डिस्प्लेजर, जिसमें यह भी कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की खारजा पॉलिसी जो है वो काबिल कबूल है और अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। उस हवाले से भी हम बात करेंगे अपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका फ्राइडे से जुमे और हफ्ते को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का एक जो फोरम है उसमें दूसरी दफ़ा ये उसकी सेकंड मीटिंग, एनुअल मीटिंग हो रही है, जिसमें हमें पता चला है कि चीन, मशरक़ वस्ता और सेंट्रल एशिया के NSAs इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी अहमियत क्या है और इसमें हिंदुस्तान के NSA को क्यों नहीं बुलाया गया? शुक्रिया मोहित। देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि जुमे और हफ्ते के दिन इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग मुनक्कद हो रहा है, जो पिछले साल पहली दफ़ा मुनक्कद हुआ एज एन इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनॉग्रेट किया था। वहाँ पे वफाकी वज़रा भी बोले थे, फिर आर्मी चीफ भी थे। इस दफ़ा भी ये 2 दिन का डायलॉग जो है इसको हमने जुमे और हफ्ते के दिन रखा है। उसके अंदर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एशिया के, क्योंकि हमारा इस वक्त फोकस जो है वो ये है कि एशिया की सिक्योरिटी आगे चल के किस तरह उसमें कॉपरेशन हो सकती है। तो हमने चीन को, सेंट्रल एशिया से 3 ममालिक, मशरिक़ वस्ता से 2 ममालिक, इस तरह एशियन कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ ममालिक से कॉन्वर्सेशन होगी। ये वर्चुअली ज्वाइन करेंगे, अपनी अपनी स्टेटमेंट देंगे मुल्क की, और फिर मेरे साथ एक कॉन्वर्सेशन होगी। और हमने पाकिस्तान के भी 2 फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, जनरल नासिर जंजुआ, जनरल नईम खान लोधी, उनको भी बुलाया ताकि एक कॉन्वर्सेशन हो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की इस पर्सपेक्टिव से। और इसकी अहमियत यह है कि और किसी इस तरह की कॉन्फ्रेंस या डायलॉग पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को कन्वीन नहीं किया जाता किसी भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से। और पाकिस्तान का गोल ये है, ये सारा प्रोसेस शुरू करने का गोल जो पिछले साल था, कि दुनिया के लीडिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम्स पे पाकिस्तान की आवाज उस तरह नहीं है। हम कहीं जाके तो बोल लेते हैं, लेकिन हमारा अपना कोई फोरम नहीं है जहां हम पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दे सकें और दुनिया के बेहतरीन माइंड्स और दूसरे ममालिक के ऑफिशियल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें हमारी टर्फ पे, रादर देन हम जिस तरह दूसरों के जाके कहीं बात करते हैं। सो वो एक वॉइड था जो फिल किया है गवर्नमेंट ने। डॉक्टर यूसुफ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फोरम म्यूनिख सिक्योरिटी फोरम भी है, इसी तरह से दोहा डायलॉग भी होता है। तो आपका जो फोरम है ये उनसे किस तरह से मुख्तलिफ है? म्यूनिख से, दोहा से कैसे मुख्तलिफ है? बिल्कुल, म्यूनिख भी है और हाँ, और भी बहुत से हैं। एक जो बड़ा फर्क है ना, वो ज्यादातर फोकस करते हैं ऑफिशियल्स पे, दुनिया के मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के ऑफिशियल्स को बुलाते हैं। इट्स मोर ए ऑफिशियल डायलॉग। हमारा फोकस ये है कि हम ऑफिशियल डायलॉग भी करें, जिस तरह आपने NSAs का जिक्र किया, लेकिन जो दुनिया के बेहतरीन माइंड्स हैं, इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी बुला के बात की जाए, बनिस्बत इसके कि सिर्फ हर मुल्क अपनी स्टेटमेंट जाके दे दे। उनकी भी तनकीद सुनी जाए, क्रिटिक ली जाए और फिर देखा जाए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क और बाकी ममालिक किस तरह मिलके आगे चल सकते हैं। और ये जो दुनिया में इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है उसमें पाकिस्तान बदकिस्मती से सिक्योरिटी की साइड पे कहीं नजर नहीं आता। बहुत हमारी उस तरह की प्रेजेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं रही। उसको तब्दील करने के लिए फोरम है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे कुछ साल में ये दुनिया के लीडिंग फोरम्स में से बन जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान की कन्वीनिंग पावर है, पाकिस्तान की अहमियत है। इस तरह के हम पैनल्स और जिस तरह के लोग हम लाते हैं उससे एक बहुत वाइब्रेंट डिबेट जनरेट होगी और पाकिस्तान का नाम उस रेडार पे आ जाएगा जहां हमारे पास लोग आके हमारी बात सुनना चाहेंगे। अच्छा, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं डॉक्टर यूसुफ। पिछले बरस जब इसकी इनॉग्रेशन हुई जनवरी 2021 में, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उसके पहले दिन की इनॉग्रेशन की, आर्मी चीफ ने सेकंड डे की इनॉग्रेशन की। क्या इस दफ़े भी जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है 2 दिन के बाद, इसमें प्राइम मिनिस्टर ही इसका पहले दिन का इनॉग्रेट करेंगे, आर्मी चीफ भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे?
इसी तरह ही है जी, पहले दिन प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह इनॉग्रल एड्रेस देंगे, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का भी वहाँ मैसेज पढ़ा जाएगा, फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं, असद उमर साहब बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरे दिन का आगाज़ जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करेंगे पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी और उस पर बात करते हुए। और इसी में एक जो मैंने आपको बताया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का फोरम है, एक डिसइंफॉर्मेशन और मीडिया पे है, उसमें वस्ती दुनिया के चीन, रूस, मीडिया के कुछ पर्सनालिटीज़ हैं और बाकी दीगर नेशनल सिक्योरिटी के जो आंसर हैं उन पे बात होगी। और मैं ये भी वाजे कर दूं कि इस पूरे डायलॉग की थीम जो है उसका एंकर है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो इस साल जनवरी में रिलीज हुई। उसके मुख्तलिफ नकात को हमने जोड़ा है इस कॉन्फ्रेंस के पैनल से और जो इसमें बातचीत होगी। डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये, डॉक्टर यूसुफ, आप थिंक टैंक से वाबस्ता रहे हैं अमेरिका के अंदर और आप पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं फॉर ऑलमोस्ट 3 बरस से। इस वक्त जो अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है कि की वेस्टर्न कंट्री ने कम्युनिके इशू कर दिया है अपने एक्सट्रीम डिस्प्लेजर का बहुत ही सख्त जुबान में, इसका हाल आप क्या देखते हैं इन द लॉन्ग टर्म में कि पाकिस्तान कैसे जो की वेस्टर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको कन्विंस कर सकता है कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी रख सकते हैं लेकिन आपके साथ भी हम अपने ताल्लुकात को और अपने एंगेजमेंट को जारी रखना चाहते हैं? मोहित, पाकिस्तान की पॉलिसी है ही ये। देखिए, ये तो कई बात हो ही नहीं सकती, ना हुई है कि हम एक कैंप या दूसरे कैंप, हम तो कह के थक गए हैं नो कैंप पॉलिटिक्स। और वस्ती दुनिया से हमारी इंटीग्रेशन सारों के सामने, हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एक्सपोर्ट, वहां से इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस, और ये तो बात करना कि जी पाकिस्तान ने पता नहीं क्या, एक ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम तमाम दुनिया के बड़े ममालिक के साथ चलेंगे तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी और जियो इकोनॉमिक्स का सारा पैराडाइम कामयाब होगा, वरना नहीं होगा। तो यही पॉलिसी है, यही बातचीत है और बार बार यही बात बावर कराई जाती है। और इसमें देखिए कामयाबी भी हुई है। जो आप हम बार बार कह रहे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं, वो कहां हो रही हैं? वो वेस्ट में ही हो रही है ना। तो ये ऐसा नहीं है, कई दफा बहुत ज्यादा बात बन जाती है कि हालात खराब हो गए, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ना तो किसी के खिलाफ है। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि हमने अब जियो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे चलना है। उसके लिए जो मुल्क हमारे साथ पार्टनर करने को तैयार है, हम तैयार हैं, लेकिन हम अब जंगों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उससे बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। दैट्स बेसिकली द बॉटम लाइन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग जो फ्राइडे को शुरू हो रहा है उसके हवाले से हमें ब्रीफ कर रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ का। हम अपनी पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ चलते हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे, मेरे साथ हैं ग्रुप एडिटर रोजनामा 92 जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब भी मेरे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब मेरे साथ एक वीडियो लिंक के जरिए होंगे और PMLN के रहनुमा जनाब सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान मेरे साथ एक लिंक के जरिए हैं, वीडियो लिंक के जरिए हैं। दोनों ही ने अभी इस सेशन में ज्वाइन किया है, दोनों पहले भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों ही माशाल्लाह अपनी अपनी पार्टीज के बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत सुलझे और बड़ा भरपूर पॉइंट ऑफ व्यू देने वाले हैं जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बगैर झगड़े के अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे सामने रख सकते हैं। इन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपसे पहले जो सेशन हुआ 7 से 8 बजे, उसमें जनरल अब्दुल कयूम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। PMLN से सेनेटर रह चुके हैं, शायद मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसके की मेंबर हैं। जब उनके साथ ये डिस्कशन हुई कि किस तरह से एक की वेस्टर्न कंट्री ने ये कम्युनिकेट किया है जिसके बारे में हुकूमत ने फैसला किया कि इसे अब पार्लियामेंटेरियन के साथ इन कैमरा उनको ब्रीफ किया जाएगा, उन्हें शायद दिखाया भी जाएगा ये कम्युनिकेशन, और जिसमें क्लियरली कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत जो है अगर वो कंटिन्यू करती है तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उसमें बाकायदा नो कॉन्फिडेंस वोट का भी उसमें जिक्र किया गया। इस पे आपकी पार्टी का कोई इस्तदलाल आप तक क्या पहुंचा, इस पे रिएक्शन? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मुत्तहद हैं। पाकिस्तान का जो जियोग्राफिकल जो हदूद हैं या जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। तो उसके अंदर अगर कोई एक्चुअल कोई थ्रेट होगा तो वो हम ज़ाहिर है क्या कहते हैं उसको बिल्कुल जो है वो उसको हम उसके ऊपर हम सपोर्ट करेंगे। और हम उसको हमने पहले भी हमारी हिस्ट्री ये रही है कि हमने हमेशा पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया। हमने अपनी हुकूमतें ख़त्म कराई, हमने न्यूक्लियर धमाके किए। हिंदुस्तान के 5 न्यूक्लियर धमाकों के मुकाबले में 6 न्यूक्लियर धमाके किए। $5 अरब की जो इमदाद है उसको ठुकरा दिया।
और उसके बाद जो है वो जो हुकूमत भी हमारी चली गई। उस वक्त मैडलिन ऑलब्राइट ने सरताज अजीज साहब को ये धमकी दी थी कि आपने ये कर तो दिया है मगर अब आपकी हुकूमत रहेगी नहीं, और फिर हमारी हुकूमत नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। तो अगर कोई एक्चुअल जेन्युइन थ्रेट है तो वो उनको इमरान खान साहब को चाहिए कि सबसे पहले वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को इन कॉन्फिडेंस लें, और वो जो पार्लिमानी लीडरान है बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के उनको इन कॉन्फिडेंस लें, और जो दीगर क्या कहते हैं आपकी, और उसके बाद उसके ऊपर एक कौमी लाए अमल जो है वो बनाया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि PTI जो है वो एक शहादत की तरफ देख रही है, एक सियासी पॉलिटिकल शहादत जो है वो उनको पॉलिटिकली सूट करती है, और कोई नॉर्मली इस तरह होता नहीं है कि कोई लेटर में आपको थ्रेट लिख के भेजे। ये ज़रूर हो सकता है अगर आप हिस्ट्री को देखें कि कोई आपसे फ़ोन के ऊपर कन्वे करे। मिसाल के तौर पे परवेज़ मुशर्रफ जो है उनके, आपको याद होगा बड़ा मशहूर रिचर्ड आर्मिटेज की कॉल आई थी जब 9/11 के बाद, और उन्होंने कहा था कि वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज, जिसको बाद में रिचर्ड आर्मिटेज ने डिनाई किया था, मगर मुशर्रफ साहब ने इसको अपनी किताब में लिखा था। तो ये इस तरह के मामला जो है वो नॉर्मली आपको ऑन लेटर जो है वो आते नहीं हैं, जो ये बात हुकूमत कर रही है, ये आते वर्बल हैं या थ्रू आपके एम्बेसडर आते हैं या कोई इस तरह की मामला होता है। इस तरह नॉर्मली आपको कोई ऑन लेटर लिख के देता नहीं है ये वाली चीज़ें। ये इस तरह की पास्ट प्रेसिडेंस हमने नहीं देखी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात में बड़ा वजन है। मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब की तरफ। सेनेटर साहब, डॉक्टर अफनान जिनको आप बड़ी इसी तरह से जानते हैं, आपके कुलीग हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह, वो वही बात कह रहे हैं जो इससे पहले कादर बंदोखेल साहब ने पिछले नशस्त में कही, लेकिन उनको वो साथ ये भी कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन उनको शक है, उनको ताज्जुब है कि जिस चीज़ को, और हमें तो खैर हमें शक इसलिए नहीं है कि हमें तो ब्रीफिंग मिली है और हमें पूरे उसके जो कॉन्टेंट्स हैं वो पता है कि किस तरह से ये एक ट्रिपल कोडेड साइफर मैसेज है जो किसी पाकिस्तानी मिशन जो है उसका अपना एनालिसिस या तशरीह नहीं है, उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसकी समरी नहीं है, बल्कि कहा गया है कि ये मैसेज कन्वे करें पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन अपोजिशन का शक बिल्कुल बजा है कि 21वीं सदी के शुरू में भला ऐसे कैसे हो सकता है कि इन रिटर्न एक मुल्क को वार्निंग दे दी जाए। कैसे आप कन्विंस करेंगे अपोजिशन को? क्या शहबाज शरीफ साहब को, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनके साथ एक्चुअल डॉक्यूमेंट को इन कैमरा शेयर करेंगे, उनके हाथ में देंगे? बिकॉज आपने कैबिनेट को तो सबको हाथ में दिया, लेकिन आपने मीडिया को हाथ में नहीं दिया, उनको सिर्फ ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर साहब, अभी जैसे डॉक्टर अफनानुल्लाह फरमा रहे थे कि ये जो सफ़र है ना पाकिस्तान की सियासत का और बैरूनी कुव्वतों का पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस है ना, ये हेनरी किसिंजर से स्टार्ट होता है। अगर आपको याद हो, उस वक्त मौदूदी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने शायद समझा कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक की वजह से भुट्टो साहब को हटा दिया, एक्चुअली इसमें हाथ किसी और का था। एंड ही कोटेड इट, उसने अपनी किताब में लिखा था। सो हेनरी किसिंजर से मैडलिन ऑलब्राइट और कॉलिन पावर और रिचर्ड आर्मिटेज, एक हिस्टोरिकल पाकिस्तान में एक चैप्टर है पड़ा कि बरेनू जो जितने भी फॉरेन यहाँ पे ताकते हैं वो इस हिफाज से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। जब ये लेटर आया, उसकी लेटर की थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल देखिए कि लेटर इशू होता है इनिशियल मार्च में, मार्च के पहले हफ्ते के अंदर। उसी लेटर में 2-3 चीजें बड़े स्पेसिफिक्स हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसमें यह भी है कि उसके नो कॉन्फिडेंस के वाले से अगर वो कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान में ये नहीं लिखा हुआ, और भी बहुत सारी उसमें ये लिखा है कि अब जबकि नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा है, नहीं उसमें ये नहीं लिखा कि होना चाहिए, उसमें 7 मार्च को रिसीव हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ये एक्चुअली नो कॉन्फिडेंस 8 को आया था, आ रहा है जो 8 को आया है। जी उसके स्पेसिफिक्स हाँ, उससे पहले आ गया था। मैं आई एग्री डॉक्टर साहब, लेकिन नो कॉन्फिडेंस 8 तारीख को आया था, तो वज़ीर लेटर उससे पहले इशू हो गया था। हाँ जी, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कॉन्सिक्वेंसेज अगर नहीं होते तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब आप देखिए इस लेटर के बाद चीजें कैसे होना चाहिए, जाना चाहिए जी, ठीक। अब डॉक्टर साहब जरा पूरे प्लॉट को देखिए। 8 तारीख को नो कॉन्फिडेंस आती है, उसके बाद एक अचानक पूरी ऑपोजिशन जितनी भी पॉलिटिकल्स हैं, कोई 50 सीट वाला है, कोई 80 सीटों वाला है, वो अचानक आउट ऑफ नोवेयर दे जस्ट स्ट्रीम टुगेदर। उनके इकट्ठा होने के बाद फिर पीटीआई में कुछ लोगों का जो है ना वो अचानक कॉन्शियस जाग जाता है, वो फिर जाना शुरू कर देते हैं, फिर अचानक फिर कुछ अलाइज का, और एंड में आके जब ब्रेकअप परसों बाप पार्टी चली गई, आज अचानक एमक्यूएम का जाना। आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट। मेरे ख्याल में अनकॉन्शियसली, ये ऐसा नहीं है किसी ने अपनी वो
उसके अनकॉन्शियसली अचानक किसी ने कहीं जगह पे कोई प्रोवोकेशन हुई जरूर है। ये नहीं कह सकता यूनिफाइंग फैक्टर यही होगा, बट प्रोवोकेटिव कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जरूर था, जिस बेस के ऊपर जितने भी की स्टेक होल्डर्स थे जो इस पूरी नो कॉन्फिडेंस का पार्ट थे वो अनकॉन्शियसली इसके ऊपर मूव कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर ने पहले एक पब्लिक गैदरिंग में इसकी बात की, फिर प्राइम मिनिस्टर ने आप सहाफियों से बात की, फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को एतमाद में लिया, उन्होंने अस्करी एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लिया, यानी कि जहां जहां पे ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट शेयर किया जा सकता था विद इन कैमरा ब्रीफिंग उन्होंने शेयर कर दिया। अब स्केप्टिकल अगर ऑपोजिशन के उसके ऊपर है, आई एम नॉट श्योर कि स्केप्टिकल इससे ज्यादा लीवरेज और हो नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब मतलब आज तो ये भी कह दिया गया कि जिस एम्बेसडर ने ये लिखा या बताया उसने इस चीज को बकायदा ट्रांसक्रिप्ट किया कि यार ये इस तरह चीज की गई। अब इसके बारे में मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहिए, शायद वो ना चाहते हुए भी एक बैरूनी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट ना बन जाए। और डॉक्टर साहब ये तारीख में लिखा जाएगा कि दीज पीपल डू इट। यही कहना है। इरशाद आरिफ साहब को लेने दीजिए मुझे ब्रेक से पहले। इरशाद आरिफ साहब आपने सुना डॉक्टर अफरान ने इस पे बड़ी मुनासिब उनकी पोजीशन है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ खड़े हैं। इससे पहले जनरल अब्दुल कयूम को भी आपने सुना, पीएमएलएन के सेनेटर रह चुके हैं, उनकी भी बड़ी बैलेंस और मॉडरेट इस पे पोजीशन थी। लेकिन सवाल ये है कि 21वीं सदी के शुरू में इस किस्म का कम्युनिके एक वेस्टर्न गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इशू कैसे कर सकती है? अपोजिशन का सवाल बड़ा लॉजिकल है, बड़ा दलील है, उसमें वजन है उसमें कि भाई ये हमें, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को और अपोजिशन को कन्विंस करना पड़ेगा कि वाकई ही ये कम्युनिकेशन और ये डिस्पैच जो है ये ओरिजिनल है और हुकूमत इसे एक्सप्लॉइट नहीं कर रही फॉर प्योरली पॉलिटिकल रीजंस। अरशाद साहब। डॉक्टर साहब, इस खत से चंद दिन पहले यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर ने एक ख़त लिखा और प्रेस को जारी कर दिया। ये भी मेरे ख्याल 21वीं सदी 20वीं सदी में भी ऐसा नहीं होता था कि एम्बेसडर जो हैं वो हुकूमत से बात करने की बजाय वो एक ख़त लिखते हैं और वो प्रेस को जारी कर देते हैं और बताते हैं कि जनाब आप एक मज़म्मती बयान रूस के ख़िलाफ़ जारी करें वरना फिर ये होगा वो होगा। ये इस ताकत का जो खुमार है वो असल में हमारे जो दोस्त हैं यूरोप के हों और अमेरिका हों, वो ताकत के खुमार में वो बुनियादी आदाब जो हैं सफारती भूल रहे हैं। साइरस वांस का जो ख़त था वो भी तहरीरी ख़त था जो भुट्टो साहब को लिखा गया था, जो उन्होंने लहराया था राजा बाज़ार में। तो ये कोई नई बात नहीं है, इतना इस पर एतराज़ नहीं हो सकता कि कैसे कम्युनिके अगर आया है तो इस पे बहस हो सकती है कि वो है या नहीं है। अगर है तो फिर इस पर बहस नहीं हो सकती कि जी वो क्यों लिखा गया, कैसे, ये वही जानते होंगे जिन्होंने लिखा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जनरल कयूम साहब भी कह रहे थे, अफनान साहब भी बात कर रहे हैं कि अपोजिशन फिर हुकूमत के साथ खड़ी होगी। हुकूमत से ये गलती तो ज़रूर हुई कि ये अब पार्लियामेंट का जो इजलास बुलाया जा रहा है ये इनको पहले बुला लेना चाहिए था। ख़त अगर लहराना था, लहराने के बाद इजलास भी बुला लेते। अगर पीर कोई इजलास हो जाता तो फिर ये जो थोड़े छोटे मोटे एतराज़ात हैं दूर हो जाते। बुनियादी चीज़ ये है कि अगर एक ये थ्रेट हुआ है तो हमारा बतौर कौम, अपोजिशन का, हुकूमत का, हुकूमती पार्टी का, मीडिया का क्या रद्द अमल होना चाहिए? क्या अब रजीम चेंज के ज़रिए हम उनकी नाराज़गी दूर करें या हम डट कर खड़े होकर उनको समझाने की कोशिश करें कि ये कोई तरीका नहीं है। हम अपने तौर पर अपनी पॉलिसी बनाने की, खारजा पॉलिसी बनाने की, दोस्तों के साथ ताल्लुकात रखने की इतना तो हक़ रखते हैं कि हम ख़ुद तय कर सकें। और अगर आपको कोई एतराज़ात हैं तो वो आप बयान करें, ना ये कि आप कहें जी रजीम चेंज हो जाएगी। सवाल ये है कि अगर आज ये बात हम मान लेते हैं, एक हुकूमत को तब्दील कर देते हैं, कल को तो इससे ज़्यादा सख्त मुतालबात आएंगे। माजी में आते रहे हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि माजी में जब इस तरह का दबाव आता था तो हमारा कौमी रवैया ये था कि हम दबाव को रिजेक्ट करते थे और उस काम को जारी रखते थे। जिस तरह मैंने मिसाल एटमी प्रोग्राम की दी थी, जिस तरह मिसाल चीन के साथ ताल्लुकात की दी थी, जिस तरह हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से जो दबाव आता रहा, CTBT के हवाले से दबाव आता रहा, हमने उसको रिजेक्ट किया और हमने अपना काम जारी रखा। अब पहली दफ़ा ये हो रहा है कि सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हम ये कह रहे हैं कि जी ये उसको इस्तेमाल कर रहा है सियासी मकासद के लिए। वो कर रहा होगा, सियासतदान है, सियासतदान करता ही है, लेकिन क्या इसका जवाब यही है कि उस दबाव के सामने आ जाएं? लेकिन आज ये दबाव कबूल करेंगे
आज ये दबाव कबूल करेंगे तो कल को दबाव आएगा एटमी प्रोग्राम के हवाले से, फिर वो भी बड़ा स्लिपरी रोड होगी। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद आगे जारी रखते हैं। डॉक्टर अफनान मेरे साथ हैं, सेनेटर ओन अब्बास मेरे साथ हैं, इरशाद आरिफ साहब मेरे साथ हैं। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधे चलता हूँ सेनेटर ओन अब्बास साहब की तरफ। सेनेटर साहब थोड़ा सा वजाहत भी कर दूँ आपके क्वेश्चन पूछने से पहले कि इरशाद आरिफ साहब ने भी जिक्र किया, डॉक्टर अफनान ने भी जिक्र किया, इससे पहले की जो वार्निंग्स या सख्त जो कम्युनिकेशंस हुई हैं मुख्तलिफ इशूज़ में, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो ख़त लिखा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनाब साइरस वॉन्स ने, उसमें तो ये कहा गया था कि तुम्हारी क्या शिकायत हैं, क्या इशूज़ हैं, हम उन्हें एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मसलसल अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत में जो टर्बुलेंस थी उसे अमेरिका ने कायम किया है। और ये अप्रैल 1977 की बात है जब नवाज शरीफ साहब जब मई 1998 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स पाकिस्तान करने वाला था हिंदुस्तान के बाद, तो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने ऑफ़र किया था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कि हम आपको गालिबन $5 बिलियन, जैसे कि अफनान साहब ने कहा, ये इस तरह से हम फंड्स दे सकते हैं, आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स ना करें। तो एक क्विड प्रो को ऑफर किया गया था। यहाँ तो बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है और ये भी कहा गया है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंटिन्यू करता है, ये फॉल नहीं करता, तो पाकिस्तान के लिए सख्त कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। ऐसी सूरत हाल है जिसमें ऑपोजिशन आपके साथ खड़े होने के तैयार है अगर आप उनको कन्विंस कर सकें कि वाकई ही ये कम्युनिके जो है, जिसे ख़त कहा जा रहा है, ये ओरिजिनल है। मेरा आपसे सवाल ये है कि कैबिनेट मेंबर्स को तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दिखाया जा सकता था, ओरिजिनल डिस्पैच या ओरिजिनल कम्युनिके जो है वो उनके हाथ में दिया गया है पढ़ने के लिए, मीडिया को हाथ में नहीं दिया गया है, उस पर ब्रीफ किया गया है। क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को और जो की लीडर्स हैं बिलावल जरदारी भुट्टो, आसिफ अली को, उनको क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये आप दिखा सकते हैं? डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा अगर इरशाद आरिफ साहब की बात के ऊपर जवाब दे दूं तो उन्होंने बड़ा राइटली सेड कि जी टाइमिंग कि इससे पहले पार्लियामान को क्यों नहीं दिखाया गया। अगर आपको याद हो जब ये 8 मार्च से पहले जिस दिन लेटर इशू हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर साहब के नॉलेज में आ गया था और उन्होंने तकरीबन मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा भी सही कि हमारे पास सबूत हैं कि बैरूनी ताकतें कहीं ना कहीं इस मसले को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और अपोजिशन का नैरेटिव आपके सामने है। हमजा शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देख लें, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट देख लें, मरियम ने कहीं स्टेटमेंट दी है कि जी ये इनको यूरोपियन यूनियन को नाराज करने की जरूरत क्या थी, आखिर एब्सोल्युटली नॉट करने की जरूरत। तो एक नैरेटिव हो रहा था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़ा सा इसके ऊपर कंजर्वेटिव थे क्योंकि पाकिस्तान में OIC आ रही थी और उससे पहले इस किस्म का माहौल क्रिएट करना, और इतने अरसे बाद एक OIC का इजलास हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर थोड़ा सा कॉशियस रहे। तो उन्होंने जैसे ही 24 को खत्म हुआ तो 27 की पब्लिक गैदरिंग है उसको ओपन कर दिया। अब आपने कहा कि इस तरह की कम्युनिके जो है ना वो कल पार्लियामान का फैसला हो गया कि कल पार्लियामान में चाहे ऑपोजिशन के लीडर हो चाहे बाकी तमाम जितने लीडर्स हों उनको इन कैमरा ब्रीफिंग कल या परसों दोनों दिन इजलास है जिसमें शाहमूद कुरैशी साहब उसके ऊपर जाके ब्रीफिंग दे देंगे और सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। बट एज यू राइटली सेड कि अभी तकरीबन कोई आधा घंटा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पे कहा कि अगर ये सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो आप इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जा सकती है सिक्योरिटी इश्यूज पे तो तमाम ऑपोजिशन को इसके ऊपर ऑन बोर्ड किया जाएगा। एक आखिरी चीज डॉक्टर साहब, बाद एक सवाल इसने डॉक्टर अफनान ने भी कहा कि इस तरह की कम्युनिके की आखिर जरूरत है। मेरा ख्याल है कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात का इतलाक पार्लियामेंट पे शायद नहीं होता होगा। मेरी लीगल सेंस ये है, मे बी आई एम रॉन्ग, इन कैमरा ब्रीफिंग पे वैसे भी नहीं होगा। हाई कोर्ट के अहकामात का पार्लियामेंट कैमरा ब्रीफिंग पे नहीं हो सकता। मेरा तो सवाल ये है कि आपने सुना डॉक्टर अफनान को और इससे पहले आपने जनरल अब्दुल कयूम साहब को भी सुना। ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे कि फिजिकल जो कम्युनिके है उनके हाथ में हो ताकि वो पढ़ सकें, क्योंकि ब्रीफिंग तो एक डिफरेंट चीज़ है। तो अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मेरा क्वेश्चन है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अगर कैबिनेट को एक चीज़ दी जा सकती है पढ़ने के लिए तो क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी दी जा सकती है? डॉक्टर साहब कल मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल, आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन कि वेदर प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड और नॉट, बट मेरी अपनी ये गट फीलिंग ये है कि कल इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद जब ऑपोजिशन को दिखा दिया जाएगा, पूरे पार्लियामान को दिखा दिया जाए, आई एम श्योर कि तमाम पार्लियामानी लीडर्स को इसकी कॉपी जरूर दिखाई जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली पार्लियामानी लीडर्स भी इसी हुकूमत अपने सिस्टम का पार्ट है इस पूरी जमहूरियत के ऊपर। सो आई एम श्योर व्हेन दे लुक एट इट उसके बाद उनका अपना माइंड फ्रेम चेंज हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, जो इरशाद साहब ने पॉइंट रेज किया बड़ा जबरदस्त था। क्या हमने इस वक्त अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और बाईपार्टिजान जो हमने एक पॉलिसी है उसके नतीजे में अगर कोई इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं या फॉरेन प्रेशर आता है या हमारी कुछ सेटअप को किसी रिजीम चेंज के नजरिए के हवाले से कि जी पाकिस्तान ने रशिया के क्यों सपोर्ट किया या यूरोपियन यूनियन को नाराज क्यों किया या हमारा जो क्या एब्सोल्युटली नॉट का जो एक फ्रेज था वो इसके अंदर लोगों को नाराज कर गया, तो उसके नतीजे में अगर पाकिस्तान में रिजीम चेंज के हवाले से कोई प्रेशर आता है तो वेदर ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो चाहे
जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मुकन्ना है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, क्या वो सारे खड़े होकर इसको फेस करेंगे? आई थिंक दिस इज अ टेस्टिंग टाइम फॉर ऑल दोज पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या हमने दुनिया को जवाब देना है कि अब शायद वो डमी सिस्टम नहीं चल सकता। आप पाकिस्तान को वो कान से पकड़ के ये नहीं करा सकते कि आप ये करो तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। टाइम्स हैव चेंज एंड प्रॉब्ली समबडी हैज टू टेक अ स्टैंड फॉर इट। इमरान खान साहब ने तो स्टैंड ले लिया है, अब ऑपोजिशन के लिए कि हाउ लॉन्ग दे वांट टू गो। मुझे जरा डॉक्टर अफनान साहब के पास जाने दीजिए, मुझे डॉक्टर अफनानुल्लाह के पास जाने दीजिए। और प्रोड्यूसर साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करें कि डॉक्टर बाबर ऐवान को इस टेक्निकल पॉइंट के ऊपर कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में शहबाज शरीफ साहब को ये डॉक्यूमेंट फिजिकली उनके हाथ में दिया जा सकता है, इस पर हम उनकी लीगल ओपिनियन भी ले लेते हैं। अगर वो नहीं मिलते तो आप अहमद तनसोता साहब को, किसी भी लीगल एक्सपर्ट को ले लें जो हमें ये बता सकें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक हम पे तो होता है, हमें नहीं चीज़ दिखाई जा सकती, हमें ब्रीफिंग दी गई है, लेकिन जाहिर है कि पार्लियामानी लीडर जो है अपोजिशन के, वो तो एक तरह से पूरे पार्लियामानी सिस्टम का हिस्सा है, उसका इंटेग्रल पार्ट है और उनको तो फिजिकली दिखाना मैं समझता हूं जरूरी होगा। तो इसकी लीगल ओपिनियन भी हम ले लेते हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, अगर इसकी प्रोबेशन मिल जाती है जैसे कि हुकूमत इंडिया दे रही है, कह रही है कि दिखाना चाहते हैं, अब अगर एक ब्रीफिंग भी होती है, डॉक्यूमेंट दिखा भी दिया जाता है शहबाज शरीफ साहब को, इवन बिलावल भुट्टो को, तो फिर और वाकई वो चीज़ है जो जैसा कि हमने इसको डिस्क्राइब किया, तो फिर ऑपोजिशन का क्या इस पर रद्द-ए-अमल रिएक्शन होगा? देखिए, अंग्रेजी का जो है वो एक प्रोवर्ब है कि पेट्रियाटिज्म इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्कॉन्ड्रल, जिसका उर्दू में मतलब ये है कि जो डिसऑनेस्ट आदमी होता है उसके पास जो आखिरी हरबा होता है वो जो है वो हुब्बुल वतनी का कार्ड होता है। तो ये जो है ये इसको पाकिस्तानी सियासत के साथ लिंक करना कि जी क्योंकि हमारी हुकूमत जा रही है तो हम जो है वो मतलब कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो इसलिए क्योंकि हमारी हुकूमत जा रही है। भाई क्या 50 रुपये किलो चीनी 160 रुपये किलो की नहीं है? क्या 35 रुपये किलो आटा 70-80 रुपये किलो का नहीं है? क्या 140 रुपये के घी का जो डब्बा था वो 400 रुपये किलो का आपने नहीं कर दिया? तो आप उसको पाकिस्तानी सियासत के साथ लिंक इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी हुकूमत बच जाए। तो आप बुनियादी तौर पे सियासत कर रहे हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो मुझे अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि ये बरतानिया की जो हमारी एम्बेसी है उसका उन्होंने कम्युनिकेट किया है इसको, और उधर उनकी असेसमेंट है ये मैं जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। अब वो असेसमेंट ज़ाहिर है आप पे वहाँ पे एम्बेसडर आपका अपना लगाया हुआ है, अगर आप वो अपनी असेसमेंट करके यहाँ पे दे दें और यहाँ पे इमरान खान साहब कहें मेरे पास लेटर है और मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, भाई बात ये है कि आपने बैड गवर्नेंस भूल गए, आप ये भूल गए कि इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद आपने कर दिया। और अगर आप इतने ही बड़े हुब्बुल वतन थे तो आप मुझे ये बात बताएं कि जुल्फी बुखारी इसराइल क्या करने गया था? क्या पूरी दुनिया के अखबारों ने ये पब्लिश नहीं किया कि आपका नुमाइंदा जो है वो इसराइल भी गया था? तो ये बात, इस तरह की बात ला के आप जो है वो इसके साथ ला के इसको लिंक कर देना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। और ख़ास तौर से ऐसी हुकूमत जिसने फॉरेन फंडिंग जो है, जिसके अंदर ये बात लिखी गई है कि उसके अंदर जो है इंडियन नेशनल्स हैं और जूज़ हैं, उनसे इन्होंने फंडिंग भी ली हुई है। अगर ये मामला इतना ही संजीदा है तो सबसे पहले मेरा ये ख्याल है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना चाहिए कि कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर से पैसे लेके पाकिस्तान में सियासत कर सकती है और सियासी निज़ाम को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फिर मुझे आप ये बात बताएं कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त कोई 9/11 हुआ है या वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई है या कोई अफगान जिहाद शुरू हुआ है? तो सेनेटर ओन अब्बास आपकी तरफ आते हैं, आपसे इसका जवाब ये रह सकता है कि नहीं, आपने सही सवाल उठाए हैं। आपकी पोजीशन जो है इसी प्रोग्राम के दरमियान में सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह की पोजीशन पहले के मुकाबले में हार्ड हो गई है। उन्होंने मालूम किया है, वो समझते हैं कि उनको ये असेसमेंट मिली है कि ये तो पाकिस्तान का किसी जगह पे पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर या एम्बेसडर है ये उसकी असेसमेंट है, ये साइफर मैसेज जो है वो नहीं है, ये कम्युनिके नहीं है जो दूसरी तरफ से रिसीव हुआ है, और ये कि हुकूमत का अपना रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का। सेनेटर ओन अब्बास गोपी साहब। डॉक्टर साहब, ये तो वैसे अफनानुल्लाह साहब बात करते करते जो ना अचानक ऐसे हो कि हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाएं और अचानक वहाँ पे कोई दाल और रोटी ऑफर कर दे। भाई बात फॉरेन पॉलिसी भी हो रही है और ये आटे और घी की कीमत भी लेके आ गए। लेट मी वेरी क्लियर अबाउट इट। डॉक्टर साहब, इन्होंने पैट्रियटिज्म की बात की। आई एम सो अमेज कि ये कैसे लेके आ गए। जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती थी और जब कभी कोई इशू या कोई स्कैंडल या वो कमजोर होते तो इंडियन साइड के ऊपर ना बॉर्डर पे फायरिंग वो शुरू हो जाती थी।
हमने तो कभी एतराज नहीं किया कि नवाज शरीफ के दौर में इतना हमारे बॉर्डर के ऊपर हमेशा ऐसा वाकया क्यों होता जा, वहां से इंडियन फोर्सेज मूव करना शुरू करें और पूरे पाकिस्तान में अचानक घड़दाल मच जाता है कि सारी फोर्सेज वेस्टर्न बॉर्डर पे जा रही हैं। ऐसा इशू नहीं है डॉक्टर साहब। और ये जो कम्युनिके की बात डॉक्टर अफनान ने की टोटली रॉन्ग है। जिस साहब से मैं बात इसलिए नहीं कर सकता कि उसको बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट का इशू है, जिस साहब ने ये कम्युनिके इशू किया है उनके साथ किसी साहब की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के मुंदरजात ये गुफ्तगू के जो एग्जैक्ट नैरेटिव्स हैं वो उस लेटर में लिख के उन्होंने भेज दिए कि जनाब मेरी बात कंफर्म कर दी हुआ है और ये उसकी असेसमेंट नहीं है, उसकी मैसेज नहीं, उसमें जो चीजें हैं वो एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है, ये बताया और ये उन्होंने हुकूमत को बता दिया। अब इसमें कौन सी असेसमेंट का इशू है जिसके ऊपर इतना खौफ आ रहा है? एंड हैविंग सेड दैट, मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है। कल अगर इन कैमरा ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये कम्युनिके दिखा दी जाती है तो क्या ऑपोजिशन इज रेडी टू टेक अ स्टैंड कि हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए अपना स्टैंड लेंगे कि अब पाकिस्तान में अगर इस लेटर की वजह से कोई रिजीम चेंज आती है दैट हैज टू बी स्टॉप, यानी कि अनकॉन्शियसली हम इस ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट आप ऑपोजिशन से चाहते क्या? ये एथिकल स्टैंड, अगर ऑपोजिशन कहती है कि ठीक है वो मान लेते हैं कि वाकई ये थ्रेट एग्जिस्ट करती है, अगर ऑपोजिशन ये मान लेती है कि ये डिमांड, आप ऑपोजिशन से फिर क्या चाहते हैं, तवक्को क्या है आपकी? डॉक्टर साहब देखिए बात सुने, ये कहना हमारे लिए कि बड़ा अजीब होगा और ये पैथेटिक किस्म की हम कोई डिमांड रिक्वेस्ट नहीं करना चाह रहे कि आप अदम एतमाद की तहरीक, लेकिन अगर उनको उनकी कॉन्शियस ये मान लेती है कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे ये प्रोवोकेटिव एक लेटर मौजूद है जिसके नतीजे में सारी फोर्सेज अचानक यूनिफाइड होना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से सबड्यू हो रहा है, तो प्रॉब्ली इट इज द राइट टाइम टू एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी ऑपोजिशन एक पेज पे खड़े होकर एक मैसेज कन्वे करें, लेट्स स्टॉप इट। पहले इस लेटर को असेस करते हैं, पहले इस कॉन्स्पिरेसी को थोड़ा सा डिग आउट करते हैं, इसको एक्सपोज करते हैं एंड द पीपल हु आर प्लानिंग इट उनके खिलाफ एक सफे आ रहा होते हैं, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि यार ठीक है अब हम डमी मुल्क नहीं है। हैविंग सेड दैट डॉक्टर साहब मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि ये विड्रॉ कर लें, ये नो कॉन्फिडेंस विड्रॉ कर, नॉट एट ऑल, लेकिन एक मैसेज तो कन्वे करने का कोई तरीका कार अख्तियार किया जा सकता है। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मैं मेरे कान में मुसलसल जो है जनाब डॉक्टर अफनान खान साहब की हूँ आ रही है बड़ी मीनिंगफुल किस्म की, और मैं बड़ा टेम्पटेड हूँ कि सेनेटर अफनान से मैं पूछ सकूँ, लेकिन ब्रेक मैं ले लूँ। ब्रेक के बाद मैं सेनेटर अफनान की तरफ भी आता हूँ और फिर इरशाद अहमद आरिफ साहब का भी इस पर तज्जिया लेता हूँ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे प्रोग्राम के ट्रांसमिशन का आखिरी पार्ट है, मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ डॉक्टर अफनान उल्लाह साहब की तरफ भी जाना चाह रहा हूँ, इरशाद अहमद आरिफ साहब की तरफ भी जाना चाह रहा हूँ, सेनेटर ओन अब्बास भी मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले मुझे क्विक बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अहमद पंसोता साहब के साथ। अहमद पंसोता साहब, अब से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने हुक्म जारी किया, पिटीशन आई थी उनके पास जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ये जो ऑफिशियल ये जो कम्युनिके है किसी वेस्टर्न कंट्री से, इसे पब्लिक नहीं कर सकते, इसे शेयर नहीं कर सकते। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म का अतलाक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से भी होता है जहां हुकूमत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये कम्युनिके दिखाना चाहती है इन कैमरा? जी अस्सलाम वालेकुम मईन साहब, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि मैं ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है इस पर दो बातें करना चाहता हूँ। मेरा अपना पर्सनल व्यू बहुत एहतराम से ये है कि एक चीज होने से पहले प्रिएम्प्टिवली हाई कोर्ट्स यूजुअली इंटरफेयर नहीं करते। फिर भी अगर आप हाई कोर्ट का टेक्स्ट देखें जो उनका जजमेंट है, तो उस जजमेंट में मेरे नजदीक मेरी रीडिंग ये कि रोका नहीं गया, ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक कोर्ट कॉन्फिडेंट है कि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो सेक्शन 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है या अपने ओथ की किसी तरह मुनाफी नहीं करेगी, और ये ध्यान रखेगी कोई भी डॉक्यूमेंट बाहर ऐसा ना दिया जाए जो इन दोनों चीजों के खिलाफ है या मुनाफी है। तो ये अभी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि क्या ये डॉक्यूमेंट इस काबिल है या उस जुमरे में आता है या नहीं आता। अब आपने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की बात की है, मेरे नजदीक पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके अंदर अगर तो ये चीज लेट से तय हो जाती है कि ये खत उसके जुमरे में आता है तो फिर शायद अपनी कैबिनेट के हद तक तो इशू ना हो, बट विद द पार्लियामेंट ये इशू मेरा ख्याल राइज कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर साहब को देन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो इस लेटर को प्रोसीडिंग्स में ना सामने रखें, क्योंकि पार्लियामेंट में अपार्ट फ्रॉम द कैबिनेट तो चले जी कैबिनेट का आर्टिकल 91 के तहत एक रोल है और वो लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कैबिनेट को तो दिखा दिया गया, उनके तो हाथ में कम्युनिके दिया गया है डिस्पैच को, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लियामेंट का एक बड़ा इंटीग्रल हिस्सा है, क्या उनके हाथ में ये नहीं दिया जा सकता अकेले?
मोहित साहब, जहाँ तक कैबिनेट को दिखाने का है वो तो मैंने आपसे बात की इसलिए की कि आर्टिकल 91 के तहत एक कलेक्टिव कॉन्शियंस है जिसको एक्सरसाइज किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर के तमाम डिसीजन या जो भी उस तक इंफॉर्मेशन है, प्राइम मिनिस्टर की डेफर्मेशन आफ्टर मुस्तफा इम्पेक्स प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है, मेरी रीडिंग ये है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसमें नहीं आते और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये खत नहीं दिखाना चाहिए अगर उसमें स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट्स भी हैं कि ये सेक्शन 5 की वायलेशन है या उनकी ओथ की वायलेशन। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की एक पर्सनल इंटरेस्ट है, एक प्राइम मिनिस्टर का पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अगर प्राइम मिनिस्टर का जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसके जुमरे में भी आता है तो देन इट मस्ट नॉट ट्रम्प हिज पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन द सेंस कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट उससे बाला ताक नहीं आ सकता। ये भी उनकी ओथ के अंदर लिखा हुआ है, तो ये चीजों का उनको ध्यान। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे साथ रहें अहमद मनसूर साहब, मेरे साथ रहिए। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, बहरहाल ये तो हुकूमत की कोशिश तो होगी कि उनको इन कैमरा ब्रीफिंग करे। मेरा सवाल आपसे ये, जिसका पहले वाले सवाल से लिंक है, कि अगर वाकई ही वो कम्युनिके उसी किस्म का है, आपने कहा नहीं असेसमेंट है एक एम्बेसडर की, लेकिन अगर वो कम्युनिके उसी किस्म का है जैसा कि ब्रीफिंग की गई है, तो क्या ये मुमकिन है कि ऑपोजिशन ये फैसला करे कि इस स्टेज पर हम नो कॉन्फिडेंस वोट को विड्रॉ करते हैं, इन रिटर्न हुकूमत अर्ली इलेक्शन गारंटी करे जिससे कि आपकी बेसिक मुतालबा पूरा होता है, या इलेक्टोरल रिफॉर्म पे जो लेजिस्लेशन आप चाहते हैं वो भी हुकूमत करे और अर्लीस्ट पॉसिबल इलेक्शन करा दे सितंबर में? देखिए, मेरा ज़ाती तौर पे इस पे ख्याल ये है कि नेशनल असेंबली का जो सेशन है वो चल रहा है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन ले आए और उसके अंदर जो भी इस तरह का मामला है उसके ऊपर जो है वो उसको बहस कर ले और एक जो है वो रेजोल्यूशन जो ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड करके वो नेशनल असेंबली से पास की जाए और सेनेट से भी पास कर ली जाए, अगर सेनेट को भी आप सेशन में ले आए इस वक्त। तो उससे ये होगा कि एक नेशनल हमारा एक नैरेटिव और एक वादे तौर पे रेजोल्यूशन में क्या हो, फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो यही होगा जी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट है और वो हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे और हम अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे। ये अलॉन्ग दीज लाइंस आप एक बात लिख के जो है वो गवर्नमेंट प्रपोज कर दे, हम उसके ऊपर इनको सपोर्ट कर देंगे। जो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल मामलात हैं उनको ना आप छेड़ें। देखें, ये बात इस चीज़ को लिंक कर देना नो कॉन्फिडेंस मोशन से, ये इन इट सेल्फ जो है ना, ये इससे लगता है कि इसके अंदर मामला कोई और है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान साहब की पिछले 4.5 साल की बैड गवर्नेंस की वजह से आई है, वो किसी एक कोई खत की वजह से नहीं आई। और ये बात जो है, ये बात आप खुद भी सामने देखें, सीपैक की बात की गई। आप मुझे एक बात बताएं, सीपैक को इफेक्टिवली किसने आके रोका? हमने तो बहुत उसको पूरा का पूरा चलाया था, हमने उसके अंदर इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आई थी, तो उसको किसने आके रोका? ये सारे ये सारा पाकिस्तान जानता है ना, ये कहते हैं। तो आप इसको जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसको अपने पर्सनल, मुझे 2 लोगों को मजीद लेना है। ठीक, इरशाद अहमद आरिफ साहब, आपके कमेंट्स, उसके बाद एक बात ऐड कर दूं, तरफ जाऊंगा। आप ऑपोजिशन जो है वो उसको बेसिकली ट्रस्ट इशू है, मैं तो वक्त ही नहीं रहेगा। सेनेटर अफनान की इस बात से एतमाद नहीं है। मैं डॉक्टर अफनान की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि एक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर लाई जाए अपोजिशन के मशवरे से, अपोजिशन की कंसेंट के साथ, और ये तय कर दिया जाए कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है और उसकी खारजा पॉलिसी अपने मफादात के तहत है और हम कोई डिक्टेशन, अगर अपोजिशन भी ऑन बोर्ड होती है और इस तरह की करारदाद आती है तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो एक दुनिया को हमारा मैसेज आएगा कि हम खारजा पॉलिसी, इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तानी कौम मुत्तफ़िक़ है। दूसरा ये है कि अगर हुकूमत तब्दील होती है, नई हुकूमत आती है, तो वो भी उस करारदाद की फिर पाबंद होगी और उस पॉलिसी को जारी रख सकेगी। बाकी जहाँ तक इन कैमरा वाला मामला है, मेरा ख़्याल है कि कैबिनेट मेंबर्स जो होते हैं वो अंडर ओथ होते हैं, इसलिए उनको तो कोई चीज़ ऐसी सीक्रेट दिखाई जा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में इस तरह की एक है ब्रीफिंग देना, एक है ऐसी डॉक्यूमेंट दिखाना। तो मेरा ख़्याल है, एक मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है वो दिखाना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि असल मसला जो है बुनियादी वो ये है कि इससे पाकिस्तान के उस मुल्क के साथ ताल्लुकात पर क्या असर पड़ता है और पाकिस्तान के मफादात पर क्या असर पड़ता है। तो इस नुक्ते से मेरा ख्याल है इसको कैबिनेट की हद तक भी ले जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चली गई है तो उससे आगे ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी सर, ऑन अब्बास, योर लास्ट कमेंट्स।
डॉक्टर साहब, आई डोंट रियली एग्री विद डॉक्टर अफनानुल्लाह एंड इरशाद आरफ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी। उसकी वजह है कि अगर पार्लियामान इस किस्म की करारदाद पेश कर दे कि जिसमें इस मामले को कंडेम किया जाए, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसकी एग्जीक्यूशन वैसे ही हो जैसे कि उस कम्युनिके में है, तो फिर तो ये ऐसा ही है कि तुम पाकिस्तान में ड्रोन अटैक करते रहो, हम कंडेम करते रहेंगे। यानी कि करारदाद तो पेश कर दी है, लेकिन हमने एग्जैक्टली वही किया जो हमें चाहा गया इस रेजीम चेंज के हवाले से। सो आई डोंट थिंक कि पार्लियामान की किसी किस्म की कोई करारदाद अब इस पर्पस को सर्व करेगी। अगर कोई चीज सर्व कर सकती है जिसमें आपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और अपना एक मैसेज क्लियर देना है, वो ये है कि जो कुछ चाहा गया है कम से कम वो अचीव ना हो सके, वो डायरेक्शन को आप मिटिगेट कर दें, और वो जो एक माइंडसेट है जो कि इस पूरी कम्युनिके का है उसको टोटली आपको डिलेट या निगेट करना पड़ेगा। पार्लियामान की करारदाद विल नॉट सर्व एनी पर्पस एट ऑल जी। बहुत शुक्रिया मेरे सारे गेस्ट का। ये 7 से 9 बजे की हमारी एक भरपूर ट्रांसमिशन थी जिसमें बहुत से लोगों ने पार्ट किया। इसके पहले हिस्से में भी इरशाद आरिफ साहब भी हमारे साथ थे, जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब भी हमारे साथ थे, मंदुखिल साहब भी हमारे साथ थे, फिर अभी दोबारा हमारे साथ सेनेटर अब्बास मुफ्ती साहब का भी बहुत शुक्रिया, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब PMLN से, उनका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोईद यूसुफ NSA उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अहमद पंसोता ने भी हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन किया। सबका बहुत शुक्रिया। आज बहुत गैर मामूली चीज़ हुई जब एक ब्रीफिंग दी गई पाकिस्तान के की टेलीविजन एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट को और कैबिनेट को भी एक बाकायदा डॉक्यूमेंट दिखाया गया जो एक की वेस्टर्न कंट्री की कम्युनिकेशन है जिसमें शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया और वार्न किया गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत कंटिन्यू करती है तो पाकिस्तान, और यही फॉरेन पॉलिसी रहती है, तो पाकिस्तान के लिए बड़े शदीद कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये खासा अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। इस पर मजीद बात करते रहेंगे जैसे जैसे सूरत हाल हमारे सामने वाज़ेह होगी। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।